हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BPSC 144, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू साउथ एशिया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको सब्जेक्ट वाइज गेस्ट पेपर नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अभी तक परचेज नहीं करा है तो आप उसे परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो अपने आने वाले एग्जाम में आप 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे सर्च कोड्स के ऑप्शन पे जाना है और अपना जो भी आपका सब्जेक्ट कोड होगा उसको वहाँ पे आपको इंटर करना है, जैसे BPSC 144, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। इसी तरह से किसी दूसरे सब्जेक्ट कोड के भी अगर आपको गेस्ट पेपर परचेज करने हैं तो आप यहाँ पे सिंपली अपना सर्च कोड्स पे जाकर अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करोगे और आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड हो जाएगा, जिसको आप बाय नाउ से जा करके आसानी से परचेज कर लोगे। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321, और इस तरह से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। चलिए अपने सेशन के ऊपर आते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाते हैं। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट आर द की जियोग्राफिकल फीचर्स दैट डिफाइन साउथ एशिया। साउथ एशिया को डिफाइन करने वाले कौन से की जियोग्राफिकल फीचर्स हैं वो हम समझेंगे। साउथ एशिया इज़ एन इंपॉर्टेंट रीजन लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कंटिनेंट। साउथ एशिया एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि लोकेटेड कहाँ है, एशियन कंटिनेंट के सॉदर्न पार्ट में। इट इंक्लूड्स कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान। इसमें जो कंट्रीज़ हमको देखने को मिलती हैं उसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव्स और अफगानिस्तान है। द रीजन इज़ नोन फॉर इट्स डाइवर्स लैंड फॉर्म्स, रिवर्स, क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो क्षेत्र है ये जाना जाता है अपने बहुत तरह के लैंडफॉर्म्स के लिए, रिवर्स के लिए, क्लाइमेट और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। दे जियोग्राफिकल फीचर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइव्स, कल्चर, इकोनॉमी एंड द हिस्ट्री ऑफ पीपल। और ये जो इनके जियोग्राफिकल फीचर्स हैं ये अहम भूमिका निभाते हैं यहाँ के जीवन के लिए, कल्चर के लिए, इकोनॉमी के लिए और लोगों के हिस्ट्री के लिए। ठीक है, अब एक एक फीचर्स को हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, डिफाइन करेंगे। फर्स्ट इज़ द हिमालयन माउंटेन रेंज। The most important geographical feature of South Asia is the Himalayan mountain range। जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे हमको geographical feature देखने को मिलता है साउथ एशिया का, वो इसका हिमालयन माउंटेन रेंज है। It is the highest mountain range in the world and lies mainly in India, Nepal and Bhutan। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्या है, ठीक है, पर्वतीय श्रृंखला है जो कि हमको देखने को मिलता है खास करके इंडिया, नेपाल और भूटान के क्षेत्र में। The Himalayas act as a natural barrier that protects South Asia from cold winds coming from Central Asia। हिमालय यहाँ पे एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है जो प्रोटेक्ट करता है साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड विंड से। ठीक है, दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ मेनी मेजर रिवर्स। उसके साथ साथ ये स्रोत बन जाता है बहुत से बड़े बड़े नदियों का। सेकंड देखेंगे द ग्रेट रिवर सिस्टम। South Asia has many important rivers that support agriculture and provide drinking water. The major river systems are इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो अगर हम साउथ एशिया में देखें तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं और ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं। उसमें जो मेजर रिवर सिस्टम है उसमें इंडस रिवर है, गंगा रिवर है और ब्रह्मपुत्र रिवर है। देज रिवर्स क्रिएट फर्टाइल प्लेन्स मेकिंग द रीजन वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चर एरिया। ये सारी जो नदियाँ हैं वो वहाँ के जो क्षेत्र हैं उसको काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बनाती है, उसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होने वाला क्षेत्र बन जाता है। दे ऑल्सो हेल्प इन इरीगेशन, फिशिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। उसके साथ साथ ये इरीगेशन में, सिंचाई में, फिशिंग यानी मत्स्य पालन में और ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द फर्टाइल प्लेन्स। द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। इंडो गैंगेटिक मीन्स इंडस प्लस गंगा रिवर। ठीक है, सो द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स इन द वर्ल्ड। अगर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की बात करें तो ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा उपजाऊ प्लेन
पाया जाता है, ठीक है। रिच एलुवियल सॉइल मेक इट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर केन एंड पल्सेज। तो यहाँ की जो बहुत ज़्यादा, ठीक है, उर्वरक जो यहाँ की मृदा है, ठीक है, एलुवियल सॉइल, वो इसको सुटेबल बनाती है अन्य तरह के क्रॉप्स को उगाने के लिए, जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ठीक है, गन्ने हो गए, पल्सेस दालें होंगे, ठीक है। ए लार्ज पॉपुलेशन लिव्स इन दिस प्लेन्स बिकॉज फार्मिंग इज ईजी एंड प्रोडक्टिव। एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन, आबादी जो है वो इस प्लेन्स में रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो कृषि है या फिर जो फार्मिंग है, खेती है, वो काफ़ी आसान है और काफ़ी उपजाऊ है, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स। साउथ एशिया हैज़ एन इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज एंड डेजर्ट। अगर साउथ एशिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मतलब इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पठार हैं और मरुस्थल हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स एंड सपोर्ट एग्रीकल्चर। दक्कन का जो पठार है वो काफ़ी ज़्यादा खनिजों से भरा हुआ है और साथ ही साथ ये कृषि को भी सपोर्ट करता है। और जो थार डेजर्ट है वो एक काफ़ी गर्म और सूखा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है। इसके हार्श कंडीशन के बावजूद यहाँ पर लोग फार्मिंग करते हैं और एनिमल हस्बेंड्री को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द कोस्टल एरियाज़ एंड आइलैंड्स। तो जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, तटीय क्षेत्र और आइलैंड्स हैं, उनको हम देखते हैं। साउथ एशिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्टल रेंज, कोस्ट लाइन अलॉन्ग विद द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन। अगर हम साउथ एशिया को देखें तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोस्टल लाइन्स हमको देखने को मिलती हैं इसके अरेबियन सी में। जैसे हम अगर इंडिया को अगर हम देख रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पे इसके अरेबियन सी इधर होता है बे ऑफ बंगाल, और ये पूरा एरिया जो होता है ये इसका इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे पूरा ये कोस्टल लाइन यहाँ पे जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। द कोस्टल रीजन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फिशिंग, ट्रेड एंड टूरिज्म। अगर कोस्टल रीजन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फिशिंग के लिए, ट्रेड के लिए और टूरिज्म के लिए। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आइलैंड कंट्रीज दैट डिपेंड ग्रेटली ऑन सी। श्रीलंका जो कि यहाँ पर बसा हुआ है और मालदीव्स जो कि इधर बसा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो एक आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो कि ज़्यादातर समुद्र पे ही अपना निर्भर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्लाइमेट एंड मानसून। South Asia experiences different type of climate from snowy mountains to hot desert and tropical coast। साउथ एशिया में हमको बहुत सारे यहाँ पे तरह के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे माउंटेन्स की जगह पे स्नो भी देखने को मिलता है, बर्फ़ भी देखने को मिलता है, डेजर्ट में हॉट डेजर्ट देखने को मिलती है और ट्रॉपिकल कोस्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। द मानसून विंड्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यहाँ की मानसून विंड्स होती हैं वो बहुत तेज़ यहाँ पे रेनफॉल करती हैं, खास करके रेनी सीजन में, ठीक है। एग्रीकल्चर इज़ द रीजन डिपेंड्स मेनली ऑन द मानसून। यहाँ पे कृषि जो होता है वो मानसून पे ही डिपेंड होता है, ठीक है। गुड रेनफॉल्स लीड टू द गुड क्रॉप प्रोडक्शन वाइल वीक मानसून मे काउज ड्राउट्स। ठीक है, तो एक अच्छी वर्षा जो होती है वो क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, वहीं अगर मानसून कमज़ोर हो गया तो सूखा भी पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिच नेचुरल रिसोर्सेज। The region has many natural resources such as forest, minerals, fertile soil, rivers and wildlife। तो इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हमको प्राकृतिक संसाधन देखने को मिलते हैं, जैसे जंगल हो गए, खनिज हो गए, उपजाऊ मृदा हो गई और नदियाँ हो गई और एक वाइल्ड लाइफ भी, ठीक है, जो पूरा देखने को मिलता है जंगल, ये सब। These resources support industries, farming, hydroelectric power and tourism। ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये सपोर्ट करती हैं इंडस्ट्रीज़ को, जो जिनके लिए रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं, फार्मिंग को, जो फर्टाइल सॉइल होता है वो फार्मिंग को सपोर्ट करता है, जो हमारे रिवर्स हैं वहाँ पे डैम लगा करके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं, और जो वाइल्ड लाइफ है वो टूरिज्म को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको सपोर्ट करती है, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे साउथ एशिया इज़ अ रीजन ऑफ ग्रेट जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। साउथ एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमको बहुत सारे जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलते हैं। द हिमालयाज, रिवर्स, फर्टाइल प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, कोस्ट लाइन्स, आइलैंड्स एंड मानसून क्लाइमेट टुगेदर शेप इट्स इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ। तो यहाँ की जो हिमालय है, नदियाँ हैं, ठीक है, फर्टाइल प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज पठार हैं, डेजर्ट्स मरुस्थल हैं, कोस्ट लाइन जो तटीय क्षेत्र हैं, आइलैंड्स हैं, और जो मानसून क्लाइमेट है वो सब मिल करके यहाँ के इकॉनमी को, एग्रीकल्चर को, कल्चर और लोगों के जीवन जीने के तरीके को आकार देती है, ठीक है। These geographical features make South Asia one of the most unique and important regions in the world। इनके ये सारे जो geographical features हैं और जो ये सारे जो चीज़ें हैं ये सब मिल करके साउथ एशिया को बहुत ही यूनिक बनाता है और एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र बनाता है पूरे विश्व भर में। तो इसलिए साउथ एशिया जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पर जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हमको हर तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट आर सम ऑफ द की चैलेंजेस फेसिंग साउथ एशियन कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। सो डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस के टर्म में कौन सी चैलेंजेस जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज फेस कर रही है वो हम देखेंगे। साउथ एशियन इंक्लूड्स कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान। तो जैसा कि हम जानते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स और अफगानिस्तान। दिस रीजन हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन, रिच कल्चर एंड मेनी नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है
बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिच कल्चर भी बहुत ज़्यादा है, सबका अलग अलग कल्चर है और बहुत ज़्यादा हमको नेचुरल रिसोर्सेज भी देखने को मिलते हैं। हाउएवर इट ऑल्सो फेस सेवरल चैलेंजेस इन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। तो इनके बावजूद भी यहाँ पे कई सारे हमको चुनौतियाँ भी देखने को मिलती है, खास करके इनके डेवलपमेंट और गवर्नेंस के अंदर। These problems affect the quality of life, economic growth and the political stability of the region। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अफेक्ट करती हैं यहाँ के जीवन जीने के तरीके को, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। एक एक करके हम इसको समझेंगे प्रॉब्लम्स को। फर्स्ट इज द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इन साउथ एशिया इज़ पॉवर्टी। साउथ एशिया का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्या है, इसकी गरीबी है। मेनी पीपल डू नॉट हैव इनफ इनकम टू मीट दियर बेसिक नीड्स। बहुत सारे लोगों के पास इतना भी इनकम नहीं होता है कि वो अपने ज़रूरतों को सामान पूरा कर सकें। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट आर ऑल्सो कॉमन स्पेशली अमॉन्ग द यंग पीपल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है जो कि खास करके यंग पीपल के अंदर होता है। दिस लीड टू पुअर लिविंग कंडीशंस एंड स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब जीवन जीने का तरीका बहुत ही ख़राब हो जाता है और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत धीमा होता है। नेक्स्ट इज़ द पुअर एजुकेशन सिस्टम। Many South Asian countries still face problems such as low literacy rates, lack of schools, shortage of trained टीचर्स एंड अनइक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन। तो बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में अभी भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ती हैं लो लिटरेसी रेट का, ठीक है। वहाँ पे स्कूल की कमी है, ट्रेन टीचर्स की कमी है, शॉर्टेज है और लोगों को इक्वल एक्सेस नहीं है एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। पुअर एजुकेशन रिड्यूसेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लिमिट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे पुअर एजुकेशन होने की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट सोसाइटी का नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द वीक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। हेल्थ केयर सर्विसेज आर नॉट इक्वली अवेलेबल टू एवरीवन। हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो भी सभी के लिए बराबर यहाँ पे उपलब्ध नहीं होती है। मेनी रूरल एरियाज़ हैव अ शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर हमको हॉस्पिटल की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, मेडिसिन नहीं पहुँच पा रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट्स वहाँ पर नहीं है। दिस रिजल्ट्स इन हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी, माल न्यूट्रिशन एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि जो नवजात शिशु की मृत्यु होती है वो देखने को मिलता है, माल न्यूट्रिशन कुपोषण देखने को मिलता है और बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज करप्शन एंड वीक गवर्नेंस। करप्शन इज़ द मेजर चैलेंजेस इन मेनी साउथ एशियन कंट्रीज़। बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में करप्शन एक बहुत बड़ा क्या है, चुनौती है। मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स, ब्राइबरी एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस द पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पब्लिक फंड्स का गलत इस्तेमाल करना, ब्राइबरी, घूस लेना और ट्रांसपेरेंसी में कमी आने से लोगों का जो ट्रस्ट है वो गवर्नमेंट से कम हो गया है, ठीक है। वीक गवर्नेंस ऑल्सो स्लो डाउन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड अफेक्ट्स द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। यहाँ पे वीक गवर्नेंस होने की वजह से जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो भी धीमा हो जाता है और ये दोनों मिल करके कहीं ना कहीं पब्लिक के जो सर्विसेज हैं उसको जो डिलीवरी मिलनी चाहिए, जो चीज़ें पहुँचनी चाहिए, उस पर अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द population growth. The rapid population growth puts pressure on food, housing, education, healthcare and employment. Population बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था जिससे प्रेशर आ रहा था फूड पे, हाउसिंग पे, एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट पे। गवर्नमेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोवाइड इनफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। और सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो सब के लिए इनफ रिसोर्सेज और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें बढ़ती हुई आबादी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी सॉरी Frequent political conflicts, protest, change in government and internal disputes create uncertainty। तो लगातार कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से, प्रोटेस्ट होने की वजह से और गवर्नमेंट का बदलना इंटरनल डिस्प्यूट्स और अनसर्टेनिटी को क्रिएट करता है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अफेक्ट्स इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी आने से इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे प्रभाव पड़ता है और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी इससे फेल हो जाता है। नेक्स्ट इज द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। South Asia is highly affected by climate change, floods, droughts, earthquake, cyclones and pollution। साउथ एशिया जो है ये हमेशा प्रभावित रहता है अपने क्लाइमेट चेंज से, फ्लड से, ड्राउट से, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स और पॉल्यूशन से। These disasters डैमेज क्रॉप्स, होम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेकिंग डेवलपमेंट मोर डिफिकल्ट। और ये सारे जो डिजास्टर्स हैं ये डैमेज करते हैं क्रॉप्स को, होम्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिससे यहाँ पे डेवलपमेंट और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज द जेंडर इनइक्वालिटी। Women in many parts of South Asia still face discrimination in education, employment, healthcare and decision making। अभी भी कई सारे क्षेत्र हैं साउथ एशिया में जहाँ पर महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं, भेदभाव फेस करने पड़ती हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, हेल्थ केयर और डिसीजन मेकिंग के क्षेत्र में। जेंडर इनइक्वालिटी रिड्यूसेस द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। और जेंडर इनइक्वालिटी आने से और ज़्यादा जो सोसाइटी का प्रोग्रेस होना चाहिए, इकोनॉमी का प्रोग्रेस होना चाहिए, वो कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, टेररिज्म
एंड टेंशंस बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज अफेक्ट पीस एंड रीजनल कॉर्पोरेशंस। तो यहाँ पे बॉर्डर में डिस्प्यूट होना, बॉर्डर डिस्प्यूट यानी कि दो कंट्रीज जहाँ पे होते हैं वहाँ पे एक बॉर्डर बनता है। तो यहाँ पे बॉर्डर में जो डिस्प्यूट होता है, यहाँ पे जो लेकर के बॉर्डर को लेकर के आपसी में जो टेररिज्म फैलता है, टेंशन बनता है, ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में होता है, ये उसकी शांति को और कॉपरेशन को बहुत ही ख़राब कर देता है। दिस कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये आपके ट्रेड को कम करते हैं, आप एक दूसरे से ट्रेड नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट कम करोगे, ठीक है, और आपके डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे, South Asian countries have great potential for growth, but they must overcome challenges such as poverty, unemployment, cooperation, poor education, weak health care, population pressure, environmental issues and the political instability. साउथ एशियन कंट्रीज़ के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अपने ग्रोथ के लिए, लेकिन यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जिसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि चैलेंजेस जैसे कि पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, करप्शन, पुअर एजुकेशन, वीक हेल्थ केयर, पॉपुलेशन प्रेशर, इन्वायरमेंटल इशूज़, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। गुड गवर्नेंस, बेटर पब्लिक सर्विसेज, रीजनल कोऑपरेशंस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सिटीजन्स कैन हेल्प दिस कंट्रीज अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर दियर पीपल। तो यहाँ पे एक अच्छा गवर्नेंस, ठीक है, बेटर पब्लिक सर्विस, रीजनल कोऑपरेशन और सभी नागरिकों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने से कंट्रीज़ को मदद मिलेगा कि वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने लिए अचीव कर सके और साथ ही साथ अपने लोगों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सके, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे साउथ एशियन कंट्रीज़ के बहुत सारे यहाँ पे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें करके हम इसको बेहतर भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दैट इज़ एक्सप्लेन इन डिटेल द मेजर वाटर डिस्प्यूट्स इन द रीजन ऑफ साउथ एशिया, हाउ डू दे अफेक्ट रीजनल कॉपरेशन। तो कुछ वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं साउथ एशिया के अंदर, उसको हम देखेंगे और कैसे ये अफेक्ट करते हैं रीजनल कॉपरेशन को, ये भी हम देखेंगे। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया कंट्रीज जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर वाटर जो है एक बहुत बड़ा रिसोर्स हो जाता है इन कंट्रीज़ के लिए। रिवर्स आर यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, फार्मिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंडस्ट्रीज़ एंड डेली लाइफ। यहाँ पर नदियों का इस्तेमाल किया जाता है पानी पीने के लिए, खेती करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए और डेली लाइफ के लिए। मेनी मेजर रिवर्स सच एज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लो थ्रू मोर देन वन कंट्री। बहुत सारी जो नदियाँ हैं जैसे इंडस नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, वो एक से ज़्यादा देश में फ्लो करती है, बहती है। बिकॉज ऑफ दिस शेयरिंग रिवर वाटर ऑफन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और इसी की वजह से नदियों के पानी को आपस में बांटना कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट का भी कारण बन जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीजिंग वाटर डिमांड हैव मेड द डिस्प्यूट्स मोर सीरियस। बढ़ती हुई आबादी, क्लाइमेट का बदलना और वाटर डिमांड का बढ़ना और इन डिस्प्यूट्स को सीरियस बना देता है, ठीक है। तो लोगों के बीच में जो ये डिस्प्यूट होता था पानी को लेकर के, वो और ज़्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और वाटर का डिमांड भी बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ यहाँ पे मेजर वाटर डिस्प्यूट्स जो होते हैं उसको हम देखेंगे। मेजर वाटर डिस्प्यूट्स इन साउथ एशिया, फर्स्ट इज़ इंडिया पाकिस्तान इंडस रिवर डिस्प्यूट। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस रिवर को लेकर के डिस्प्यूट है। सो द इंडस रिवर सिस्टम इज शेयर्ड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। जो सिंधु नदी का पूरा जो सिस्टम है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शेयर किया गया है। टू मैनेज इट्स वाटर बोथ कंट्रीज साइन द इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960। तो इन पानियों को मैनेज करने के लिए, इनके जो नदी बह रही है इंडस नदी, उसके पानी को मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक ट्रीटी साइन किया गया था, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में। इस ट्रीटी के अनुसार इंडिया का कंट्रोल रहेगा ईस्टर्न रिवर पे, वहीं पाकिस्तान का कंट्रोल रहेगा वेस्टर्न रिवर्स पे, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा इंडस रिवर के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, रबी, ब्यास, झेलम, चेनाब, सतलज, ठीक है, ये सब। तो जो ईस्टर्न रिवर्स होंगी उस पर इंडिया कंट्रोल होगा, जो वेस्टर्न रिवर्स होगी उस पर पाकिस्तान का कंट्रोल होगा। हाउएवर पाकिस्तान हैज़ रेज्ड ऑब्जेक्शंस टू सम इंडियंस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स फियरिंग दे में रिड्यूस वाटर फ्लो। वहीं पे पाकिस्तान का कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्शन है कि इंडिया जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कर रहा है जिससे कि उनके पानी का जो फ्लो है वो कम सकता है। पॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन टू कंट्रीज ऑफ एन इंक्रीज कंसर्न्स ओवर वाटर शेयरिंग। और इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो पॉलिटिकल टेंशन है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये कंसर्न बन जाता है वाटर शेयरिंग को लेकर के। सेकेंड इज़ द इंडिया बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो है डिस्प्यूट, दैट इज़ द गंगा एंड तीस्ता रिवर डिस्प्यूट। इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर मेनी रिवर्स। अगर इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो ये बहुत सारी नदियों को आपस में शेयर करते हैं। द गंगा वाटर ट्रीटी ऑफ 1996 हेल्प सॉल्व सम इशूज़ रिलेटेड टू द शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर। तो गंगा वाटर ट्रीटी से कुछ जो इश्यूज़ थे वो सॉल्व कर दिए गए 1996 में, जबकि तीस्ता रिवर का जो डिस्प्यूट है वो अभी भी अनरिजॉल्व रहा, यानी उसको अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। बांग्लादेश वांट ए लार्ज शेयर ऑफ तीस्ता वाटर फॉर इरिगेशन
वाइल इंडिया ऑल्सो नीड वाटर फॉर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश जो है वो चाहता है कि वो टिस्टा का ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने इरिगेशन के लिए यूज़ करे, ठीक है। वहीं इंडिया है उसको भी तीस्ता रिवर की जो पानी है वो चाहिए अपने वेस्ट बंगाल के लिए। दिस इशू अफेक्ट्स ट्रस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज़। और ये जो इशू है वो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में जो ट्रस्ट है उसको प्रभाव करता है, उसको प्रभाव डालता है उस पर। इंडिया नेपाल के बीच में जो डिस्प्यूट है दैट इज़ द महाकाली एंड कोशी रिवर। इंडिया एंड नेपाल हैज़ साइन एग्रीमेंट्स ऑन द महाकाली एंड कोशी रिवर फॉर इरीगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। इंडिया और जो नेपाल है उसने एग्रीमेंट साइन किया है महाकाली और कोशी रिवर पे, जहाँ पर वो इरीगेशन के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं। हाउएवर नेपाल समटाइम्स फील दैट द एग्रीमेंट्स प्रोवाइड मोर बेनिफिट टू इंडिया। जबकि नेपाल को कभी कभी ऐसा लगता है कि एग्रीमेंट जो है वो भारत को ज़्यादा लाभ पहुंचा रहा है। डिले इन इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट्स एंड लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट हैव क्रिएट डिसएग्रीमेंट। तो कभी कभी जो प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं उसमें देरी आना या फिर जो म्यूचुअल ट्रस्ट है उसमें कमी होना, इनके बीच में डिसएग्रीमेंट क्रिएट करता है। एंड नेक्स्ट इज द इंडिया भूटान हाइड्रो पावर कोऑपरेशन। इंडिया भूटान के बीच में हाइड्रो पावर कोऑपरेशन हुआ है। इंडिया एंड भूटान कॉपरेट इन डेवलपिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑन भूटान्स रिवर। इंडिया और भूटान मिलकर के एक साथ कॉपरेट करके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं भूटान रिवर के ऊपर। दिस इज जनरली कंसिडरिंग अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ वाटर कॉपरेशन बिकॉज बोथ कंट्रीज बेनिफिट थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रेड। अब ये एक बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल माना जाता है वाटर कॉपरेशन को लेकर के, जहाँ पर दोनों देश को बेनिफिट पहुँचता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन से और ट्रेड से। तो कहीं ना कहीं ये जो हाइड्रो पावर कॉपरेशन है इंडिया और भूटान के बीच में, वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे एग्जांपल सेट होता है वाटर कॉपरेशन को लेकर के। अब इसका क्या इंपैक्ट होता है वहाँ के रीजनल कॉपरेशन के ऊपर, वो देखते हैं। वाटर डिस्प्यूट अफेक्ट रीजनल कॉपरेशन इन सेवरल वेज। बहुत सारे तरीक़ों से ये अफेक्ट करता है वहाँ के क्षेत्रीय जो भी कॉपरेशन है उसको, ठीक है। फर्स्ट, ये ट्रस्ट को कम करता है नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में। सेकेंड, जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं लगाने हैं, डेवलपमेंट करने हैं, उसमें देरी आती है। थर्ड, ये पॉलिटिकल टेंशन को बढ़ाता है जिससे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो ख़राब होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है। फोर्थ, इससे एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी अफेक्ट पहुंचता है। एंड नेक्स्ट इज द, ये जो यहाँ पे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो बनाए गए हैं, सार्क जो कि एशियन कंट्रीज़ के लिए बनाए गए हैं, इसके रोल को कमज़ोर करता है, ठीक है, जो कि कोऑपरेशन करने के लिए बनाए गए थे। At the same time, successful water sharing agreements show that peaceful cooperation is possible through dialogues and mutual understanding. साथ ही साथ ये भी हमको यहाँ पे पता चलता है कि अगर हम एक बेहतर सक्सेसफुल, ठीक है, एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बनाएं जिससे कि पीसफुल कॉपरेशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, और लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम चीज़ें करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेथन रिवर शेयरिंग एग्रीमेंट। जो भी रिवर शेयरिंग एग्रीमेंट बनाएं उसको मजबूत करें। सेकंड, शेयर वाटर एंड क्लाइमेट डाटा रेगुलरली। जो भी वाटर है या फिर क्लाइमेट डेटा है उसके चीज़ों को रेगुलरली हम क्या करें, शेयर करें। नेक्स्ट, प्रमोट जॉइंट रिवर मैनेजमेंट एंड फ्लड कंट्रोल। यहाँ पे जॉइंट रिवर मैनेजमेंट किया जाए और फ्लड को कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट, डेवलप हाइड्रो पावर एंड इरीगेशन प्रोजेक्ट टुगेदर। जिस भी जगह पे अगर रिवर है वहाँ पे मिल करके दोनों देश, जो भी कंट्रीज़ है वहाँ पे, वो मिल करके हाइड्रो पावर या फिर इरीगेशन प्रोजेक्ट एक साथ मिल करके डेवलप करें, जैसे कि हमने देखा अभी इंडिया और भूटान के केस में, ठीक है। एंड रिसॉल्व डिस्प्यूट्स थ्रू पीसफुल नेगोशिएशंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशंस। तो अपने नेगोशिएशन करके, पीसफुल नेगोशिएशन मतलब कि शांतिपूर्वक बैठ करके, बात करके, विचार करके, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ मिलकर के जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। ये सारे तरीके हो सकते हैं। सो कंक्लूजन में हम बताएंगे, वाटर डिस्प्यूट्स आर वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इन साउथ एशिया बिकॉज मेनी रिवर्स आर शेयर्ड बाय नेबरिंग कंट्रीज़। वाटर डिस्प्यूट जो है वो साउथ एशिया जैसे देशों में बहुत बड़ा एक चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो एक से ज़्यादा देशों में बहती है, नेबरिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। दिस डिस्प्यूट्स कैन क्रिएट पॉलिटिकल टेंशन एंड स्लो रीजनल डेवलपमेंट। ये सारे जो डिस्प्यूट हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट करते हैं और क्षेत्रीय विकास को भी धीमा कर देते हैं, ठीक है। हाउएवर विद फेयर एग्रीमेंट्स, ट्रस्ट एंड कंटिन्यूअस डायलॉग्स, साउथ एशियन कंट्रीज कैन मैनेज दियर शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज पीसफुली। जबकि अगर हम इसको एक बेहतर एग्रीमेंट यहाँ पर लाएं, ठीक है, ट्रस्ट लाएं लोगों के बीच में, तो ये सब चीज़ें मिल करके साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में जो भी वाटर रिसोर्सेज को लेकर के, जो उनके शेयरिंग को लेकर के जो डिस्प्यूट है उसको पीसफुली कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। बेटर cooperation in water management will promote regional stability, economic growth and sustainable development for the future. तो यहाँ पे अगर हम वाटर मैनेजमेंट को लेकर के अगर हम बेहतर तरीके से कोऑपरेट करें तो इससे हमारा रीजनल स्टेबिलिटी प्रमोट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर होगा और कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे वाटर डिस्प्यूट बहुत बड़ा चैलेंज है साउथ एशियन कंट्रीज़ में, लेकिन इसके कुछ स्टेप हम उठा करके इसको हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं दैट इज़
What do you understand by the term human development? Explain the regional imbalances in South Asia associated with it. Human development मतलब क्या होता है और कैसे इससे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे ये इम्बैलेंस हो रहा है. सो ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल. ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है मानव का विकास, जैसे कि लोगों के जो जीवन के जो जीने के तरीके हैं उसको बेहतर होना. ठीक है. It is not only about increasing income but also about providing people with good health, quality education, employment opportunities, equality and a decent standard of living. ठीक है. तो ये सिर्फ बात इनकम के बढ़ाने का नहीं है, बल्कि यहाँ पे लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य देना, क्वालिटी एजुकेशन देना, अच्छी शिक्षा देना. ठीक है. उनको अवसर के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी उनको एम्प्लॉयमेंट देना. ठीक है. इक्वालिटी समानता रखना. ठीक है. और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब एक बेहतर जीवन जीने का तरीका उनको मिलना, ये सब इसके अंदर आता है. द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP. और ये जो विचार आया था ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये इंट्रोड्यूस किया गया था UNDP के द्वारा. यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. इट बिलीव्स दैट पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन एंड डेवलपमेंट शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग देयर लाइफ्स. इनका मानना था, इनका विश्वास था कि जो लोग हैं वो किसी भी नेशन, किसी भी राष्ट्र के असली जो धन है वो वही है. ठीक है. और उनका फोकस हमेशा होना चाहिए उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए. ठीक है. तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर एक इंसान का लाइफ अगर बेहतर होता है, ठीक है, अगर इंसान का लाइफ अगर बेहतर होता है तो उस जगह का भी जो भी है वो डेवलपमेंट होगा अच्छे से. ठीक है. तो अगर इंसान का डेवलपमेंट होगा तो उस जगह का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा. ठीक है. अब क्या मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो समझते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स पीपल लिव लॉन्ग, हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ. तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है जहाँ पर ये मदद करता है लोगों को लंबा जीने में, मतलब लंबा मतलब कि एक अच्छा लाइफ स्पैन जीने में. ठीक है. हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जीने में. ठीक है. कि वो स्वस्थ रहें और एक प्रोडक्टिव लाइफ जिएं. ठीक है. Its aim to increase people's choices and opportunities. So health development का एम जो है कि लोगों का जो चॉइसेस है और अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ाया जाए. इसके मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे. फर्स्ट, बेटर हेल्थ केयर सर्विस बेहतर प्रोवाइड करना. सेकेंड, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन हो. थर्ड, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज़, सबके लिए एम्प्लॉयमेंट हो, सबके लिए इनकम हो. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द जेंडर इक्वालिटी. ठीक है. जेंडर इक्वालिटी हो. सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स फैलाना. सेफ और क्लीन इन्वायरमेंट सबको प्रोवाइड करना. ठीक है. तो ये इसका ह्यूमन डेवलपमेंट का मीनिंग हो गया. द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बेस्ड ऑन 3 इंडिकेटर्स. तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाता है वो 3 इंडिकेटर के ऊपर यहाँ पे आधारित होता है. फर्स्ट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जीवन जीने की जो एज होती है ना वो कितनी है. ठीक है. दैट इज़ द हेल्थ पे डिपेंड करता है वो. नेक्स्ट इज़ द एजुकेशन लेवल कितना बेहतर है, लिटरेसी रेट कितनी अच्छी है. एंड थर्ड इज़ द पर कैपिटा इनकम. सो रीजनल इम्बैलेंसेज इन साउथ एशिया में कुछ जो रीजनल इम्बैलेंसेज देखने को मिलते हैं वो हम देखेंगे. साउथ एशिया इंक्लूड्स कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान. Although the regions had made progress, there are large differences in human development among countries and within countries. So यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं साउथ एशिया में, जैसे हम जानते हैं इंडिया, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल है, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है. तो ये सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कई सारे प्रोग्रेस हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन कई जगह पे हमको बहुत ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर के डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं. कहीं कहीं पे हम कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया या फिर पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया, ऐसे कंपैरिजन में हमको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. और कहीं कहीं पे हमको विद इन कंट्रीज़ देखने को मिलते हैं. ठीक है. यानी कि इंडिया एक देश है तो इसके अंदर में कुछ क्षेत्र में हमको ऐसे डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं. ठीक है. तो ये रीजनल इम्बैलेंसेज हैं. अब जो इसके मेन पॉइंट हैं उसको हम समझेंगे. फर्स्ट इज़ द डिफरेंसेज इन एजुकेशन. सम कंट्रीज सच एज श्रीलंका, मालदीव्स हैव हायर लिटरेसी रेट एंड बेटर एजुकेशन सिस्टम. कुछ देश जो हैं जैसे कि श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है और बेटर एजुकेशन सिस्टम भी बेहतर है. वहीं दूसरी तरफ देखें तो जैसे अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज हो गया या फिर कोई जो रूरल एरिया हो गया साउथ एशिया का, वहाँ पर अभी भी बहुत ही लो लिटरेसी रेट है, खास करके वुमेन के लिए. ठीक है. तो ये एक डिफरेंसेस यहाँ पे हमको देखने को मिलता है. सेकेंड इज़ द हेल्थ इनइक्वालिटी. सो एक्सेस टू हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स एंड मेडिसिन इज़ नॉट इक्वल. ठीक है. तो सभी के लिए डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स या फिर मेडिसिन का एक्सेस होना समान इक्वल नहीं है. ठीक है. अर्बन एरियाज यूजुअली हैव बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दैन रूरल एरियाज. तो जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा हमको बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं ग्रामीण क्षेत्र के कंपैरिजन में.
कंट्रीज लाइक श्रीलंका हैज़ अ बेटर हेल्थ केयर इंडिकेटर। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वहाँ का हेल्थ इंडिकेटर बहुत ही अच्छा है। वहीं अफगानिस्तान जो है, जहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जहाँ पर हमको हाई इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स देखने को मिलता है, यानी कि नवजात शिशु यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मृत्यु दर है उनकी, और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ द इनकम एंड पॉवर्टी। मेनी पीपल इन साउथ एशिया स्टिल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं साउथ एशिया कंट्रीज़ में वहाँ पे पॉवर्टी लाइन के नीचे वो मतलब अपना जीवन जी रहे हैं। देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। यहाँ पर रिच एंड पुअर के बीच में बहुत बड़ा यहाँ पे गैप देखने को मिलता है। Cities have more employment opportunities, while rural areas often suffer from unemployment and लो इनकम्स। तो शहर में तो बहुत ज़्यादा रोज़गार के अवसर हैं, लेकिन वहीं ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं और वहाँ पे इनकम भी बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द जेंडर इनइक्वालिटी। वुमेन इन मेनी साउथ एशियन कंट्रीज फेस डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर एंड डिसीजन मेकिंग। महिलाओं का जो रोल है साउथ एशियन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, उसमें बहुत ज़्यादा हमको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हो, हेल्थ केयर या फिर डिसीजन मेकिंग में ही क्यों ना हो। जेंडर इनइक्वालिटी रिड्यूसेस ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट। और जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट को कम करता है, रिड्यूस करता है, घटाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द अर्बन रूरल डिवाइड। Urban regions have better roads, schools, hospitals, electricity and internet facilities. Rural areas often lack basic infrastructure and public services, creating regional imbalances. तो शहरी क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पे रोड बेहतर होते हैं, स्कूल्स अच्छे खासे होते हैं, हॉस्पिटल्स की सुविधा होती है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, इंटरनेट की फैसिलिटी होती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखें तो यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसकी भी कमी देखने को मिलती है, पब्लिक सर्विसेज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एक रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। कंट्रीज अफेक्टेड बाई वॉर, टेररिज्म और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सच एज अफगानिस्तान फेस सीरियस चैलेंजेस इन इंप्रूविंग एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे देश जो हैं वो वॉर के वजह से, टेररिज्म और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे कि अफगानिस्तान में हम देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उनको। ठीक है, जो कि उनकी एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ मेजर्स जिससे हम ये सारे जो इम्बैलेंसेज हैं, रीजनल इम्बैलेंसेज, इसको हम कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये है कि हम इंक्रीज़ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। एजुकेशन और हेल्थ केयर को हम बेहतर करने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करें। सेकंड, क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। जो हम ग्रामीण क्षेत्र में देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, वहाँ पे हमको उसको बढ़ाना होगा। ठीक है, थर्ड, प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। महिलाओं को शिक्षा में प्रमोट करना होगा, उनको एम्पावरमेंट बनाना होगा, आत्मनिर्भर बनाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो भी ट्रांसपोर्ट है, जैसे शहर में तो बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसा ही सुविधा गांव में भी पहुंचे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचे, ये भी देखना होगा। रिड्यूस पॉवर्टी थ्रू इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो कुछ प्रोग्राम्स बना करके हमको जो पॉवर्टी है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके वैसा करना होगा। एंड स्ट्रेथन रीजनल कोऑपरेशंस एमंग साउथ एशियन कंट्रीज़। जो भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके आपस में जो रीजनल कोऑपरेशन है उनको मजबूत करना होगा। ठीक है, कि यानी कि आपस में जो लोग हैं क्षेत्रीय वाइज आपस में क्या करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, उनके डेवलपमेंट में उनका हाथ बटाएं। ठीक है, तो ये सारे मेजर्स अगर हम करेंगे तो जो भी इम्बैलेंसेज हमको देखने को मिलते हैं वो कम से कम हो पाएगा। ठीक है, सो कंक्लूजन में हम बताएंगे ह्यूमन डेवलपमेंट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग पीपल्स ओवरऑल वेलबींग रैदर दैन ओनली इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है उसका जो फोकस होता है वो किसी भी इंसान के पूरे वेलबींग के ऊपर होता है। ठीक है, यानी कि हर तरह से उसका बेहतरी हो उस पर ध्यान होता है। ठीक है, ना कि सिर्फ उसके इकोनॉमिक, ठीक है, ग्रोथ पे। साउथ एशिया has made significant progress, but regional imbalances in education, health, income, gender equality and infrastructure still exist. ठीक है, साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा आपको प्रोग्रेस देखने को मिलता है, लेकिन कुछ यहाँ पे हमको रीजनल इम्बैलेंस अभी भी देखने को मिलता है कुछ क्षेत्र में, जैसे कि एजुकेशन में, हेल्थ में, इनकम में, जेंडर इक्वालिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट इंक्लूसिव पॉलिसीज़ and work together to ensure that every person had equal opportunities for a better and more dignified life. तो सरकार को यहाँ पे कुछ ऐसे पॉलिसीज़ लानी चाहिए और मिलकर के काम करनी चाहिए ताकि हर एक इंसान जो है उसके पास समान अवसर हों एक बेहतर और एक अच्छा जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या रोल होता है मनुष्य के जीवन में, उसके विकास को लेकर के। ठीक है, उसके ओवर वेलबिंग को लेकर के। और साउथ एशियन कंट्रीज़ में ये सारे कुछ डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करते हैं जिसको हम रीजनल इम्बैलेंस के रूप में देखते हैं, उसको हम किसी भी तरह से कम कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे हमको पॉलिसी लानी होगी। ठीक है, कुछ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी करना होगा। ठीक है, इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। सो इस तरह से हमने आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट किया। आज का हमने सेशन कंप्लीट किया जो कि BPSC
144 सब्जेक्ट कोड का था। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपने सेशन को पसंद किया है तो इसे लाइक करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन लाते रहते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। और हमारे गेस्ट पेपर को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com पे जाना है। वहाँ पर आपको यहाँ पे सर्च कोर्स के ऑप्शन में अपने सब्जेक्ट कोड को इंटर करना है और आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ से बाय नाउ से परचेज कर सकते हो। या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके भी आप हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी कीजिए अपना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से अपने एग्जाम को दीजिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।